खुद ही फिगर आउट कर लें। और अब मैं आपको लिए चाहता हूँ साहब, आप बड़ा वेट करते हैं फयाज़ विलाना साहब का, तो मैंने कहा चलो फयाज़ विलाना को लेके ही आते हैं आप आपकी कचहरी में, है ना। और आप क्वेश्चंस तैयार रखें। 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है, 4166201778। फयाज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज है माजिद जमाल साहब? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़बरदस्ती बिठाया गया है मेरे साथ एक शख्सियत को, तो उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको मैं। क्या ये आप कह रहे हैं? वैसे लोग अदरवाइज सोचते हैं। क्या हाल है फयाज भाई, ठीक हो? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ अच्छा जी, चाहिए। अच्छा पायन, जरा ये जो 3 बहुत भड़के हुए मामलात हैं इनके ऊपर जरा थोड़ा सा आपकी मर्जी है। आपने ट्यूब लाइट से रोशनी डालनी है, उससे डालें, टॉर्च से डालनी है, बड़ा रोशनी जरूर डालें। तो ये बताएं 3 मामलात जो हैं, एक तो मुनसलाई, जैसे आपने कहा था 2 हफ्ते पहले जी, उसको आप करेंगे, उसके ऊपर वो स्यापे खोलेंगे, फाइलें खोल दी हैं उसकी FIR ने। वन बाय वन। नहीं, मैं क्वेश्चन तीनों कर देनी है, तुसी 1 बाय 1 जवाब दो। ना 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 ना, लोग भी भूल जाते हैं ना लोग। अच्छा चलो, और लोगों में सस्पेंस भी रहना चाहिए ना, कि पता नहीं दूसरा सवाल है और तीसरा कौन सा है। लोगों में सस्पेंस रखे ना। चलो जी ठीक है, सस्पेंस अच्छी रखने हैं। चलो दसो फिर मुनो सिलाई दा बेचारे मस्कीन दा। मुन सिलाई का मैंने आपको बता दिया था कि ये उसको तंग करने के लिए करेंगे। असल में बात ये है मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि इमरान खान लक्की है, ये भी लक्की है कि इमरान खान ने आखिरी टाइम पे उनसे, बाप बेटे से, ये पता नहीं गलत फैसला हुआ या सही हुआ, लेकिन उन्होंने आखिरी टाइम पे, हालांकि उनकी डील बन रही थी जरदारी के थ्रू मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में, आखिरी टाइम पे उन्हें ये शक था, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते मियां बिरादरान पे। वो कहते हैं इन्होंने हमें बहुत पहले भी पंजाब की वजारत आला के हवाले से हमें खराब किया था, ये कभी भी हमें वजारत आला नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने तमाम वादे वईद कर लिए थे इनके साथ, लेकिन इन्हें यकीन नहीं था, और आखिरी टाइम पे ये मुस्लिम लीग को छोड़ के नून को PTI की तरफ आ गए। जिस दिन परवेज लाई ने पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार बने हैं PTI के, उस दिन से इमरान खान पंजाब के हवाले से बेफिक्र हो गया है। अब देखें, सारी लड़ाई वो बाप बेटा वहां लड़ रहे हैं, इमरान को कोई फिक्र नहीं है, वो आराम से सत्तू पी कर बनी गाला में लेटा हुआ है, और पंजाब की सारी लड़ाई जो है वो परवेज लाई और मुनिस लाई लड़ रहे हैं। और अगर यहाँ उस्मान बुज़दार जैसा कमजोर आदमी होता तो वो इतने दिन रेजिस्ट ही ना कर पाता। अब तक इनकी PTI पंजाब में बिखर चुकी होती, टूट चुकी होती। अब तक अगर वो जुड़ी हुई है तो वो इस वजह से जुड़ी हुई है क्योंकि परवेज लाई वहां उन्हें ठीक ठाक टफ टाइम दे रहा है, और परवेज लाई के टफ टाइम देने के पीछे मुनिस लाई है। मुनिस लाई की इतनी पावरफुल अपीयरेंस हुई है पाकिस्तान की, पंजाब की पॉलिटिक्स में, कि उसने मुनिस लाई की जिद या उसकी जो पॉलिटिकल एक सोच है या उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उसके सामने उनके बड़े बड़े उसके खानदान के बंदे लेट गए हैं। फॉर एग्जांपल, चौधरी शुजात ने बात नहीं मानी तो उसे पार्टी छोड़नी पड़ी है, ग्रुप छोड़ना पड़ा है, और उन लोगों के साथ जाके बैठना पड़ा है, और अपने बेटे को और उसको तारिक बशीर चीमा को लेके बैठना पड़ा है, जिनके खिलाफ वो इतने सालों से लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग काफ आप देखें आज तो नहीं बनी, ये उस वक्त बनी थी जब मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर 1999 में, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत पे शब खून मारा था, टेक ओवर किया था, तो मियां साहब ने उनके, क्योंकि मियां साहब को मच्छर काटते थे वहां अटक जेल में, तो मियां साहब ने रातों रात डील की। एंड ऑन दैट डे, आई एम नॉट श्योर वेयर यू वर, बट आई वाज एट दैट टाइम इन इस्लामाबाद। मियां साहब के घर पे हम मौजूद थे सारे लोग, और मैं था, हम सारे इस्लामाबाद पिंडी के जर्नलिस्ट थे, वहां बैठे हुए थे, और गौर अयूब साहब थे, जनरल मजीद मलक मरहूम थे, सरताज अजीज थे, ये सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। चौधरी शुजात साहब थे, और हमने सिर्फ इतना देखा कि बैग आ रहे हैं और बैग जा रहे हैं, सूट केसेस आ रहे हैं और सूट केसेस जा रहे हैं। अच्छा। और हम सबसे पूछें, गौर अयूब से और मजीद मलक से, कि भाई क्या हो रहा है? उन्होंने कहा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अभी मियां साहब आ रहे हैं, आपसे बात करते हैं, अभी मियां साहब आ रहे हैं, बस बड़ा अहम कोई ऐलान होने वाला है, मियां साहब आ रहे हैं हमें नहीं पता चला मियां साहब कहाँ आ रहे हैं। मियां साहब तो पता चला कि जहाज जो है वो चकलाला एयरबेस पे खड़ा था, और ये बैग वहां जा रहे थे, और मियां साहब वहां से ही चकलाला एयरबेस में जहाज में बैठ के और वो जद्दा रवाना हो गए। तो वो वक्त था जब इन्होंने, चौधरी शुजात, गौर अयूब, मजीद मलक, इन सब लोगों ने बैठ के कहा कि ये हमारे साथ मियां साहब ने किया क्या? अगर उन्होंने डील करनी थी और रातों रात इन्होंने अगर भागना था पाकिस्तान छोड़ के, तो हमें बता तो देते। हम पागलों की तरह उनके पीछे यहाँ लड़ रहे हैं, खामखा जुलूस निकाल रहे हैं, रोज मार खाते हैं, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस होता है। तो वो दिन था, और आज का दिन कि 1999 से लेकर 2022 तक
चौधरी शुजात साहब बददिल रहे मियां बिरादरान से और इनसे दूर रहे और फिर मुशर्रफ की गोद में बैठे, फिर और सिलसिले करते रहे, फिर पीटीआई इमरान खान के साथ मिले, सारा कुछ। अगर 22-23 साल की नाराजगी चौधरी शुजात साहब ने भूल के और वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से जाके हाथ मिला के बैठ गए हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि मुनिस इलाही कितनी बड़ी फोर्स बन के उभरा है उनके घर में। और उनके घर का, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उनके इस पूरे ग्रुप में सबसे सियाना आदमी चौधरी वजाहत हुसैन है, जो फ्रंट पे नहीं आता, बैक पे रहता है। सबसे ज्यादा पंजाब में राबते और ताल्लुक जो है वो चौधरी वजाहत हुसैन के हैं। चौधरी वजाहत हुसैन शुजात के साथ नहीं बैठा, चौधरी वजाहत परवेज इलाही के साथ बैठा हुआ है इस वक्त। और उसका बेटा हुसैन इलाही भी जो है वो भी मुनिस इलाही और परवेज इलाही के ग्रुप में है। तो ये खानदान पहली दफा हिस्ट्री में चौधरी जहूर इलाही के बाद ये खानदान जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इनका भी शिराजा बिखर चुका है और अब ये दो ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। मैं आपको आइंदा के फ्यूचर के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मुनिस इलाही आज रेजिस्टेंस दे रहा है, और मुनिस इलाही ने जो एक भरे मजमे में इमरान खान को कहा था कि इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं, मैंने ज़बान कह दिया हम आपके साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। दैट डे एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे मुनिस इलाही ने साबित किया है कि वो अपनी जबान का पक्का है और इमरान खान ये चीज नोट कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आइंदा इलेक्शन में ये दोनों बाप बेटा और हुसैन इलाही भी इनके साथ मिलके और वजाहत हुसैन भी ये बाकायदा पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। ये मुस्लिम लीग काफ शुजात के हिस्से में रह जाएगी और ये पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे और मुनिस इलाही पंजाब में वज़ीर आला का उम्मीदवार होगा पीटीआई का, क्योंकि पंजाब भर में पीटीआई के पास अब तक कोई कदावर बंदा सामने नहीं आया। उस्मान बुज़दार वाज अ टोटल फेलियर। आइंदा इलेक्शन में ये पीटीआई ज्वाइन करेंगे और आइंदा इलेक्शन में मुनिस इलाही पंजाब का वज़ीर आला का उम्मीदवार होगा पीटीआई का। नाले शक्ल भी अच्छी है, बाकियां खोलो तो ठीक है, चलो इतने बड़े सूबे दा जेड़ा रिप्रेजेंटेटिव है को शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए उसदी। अच्छा जी, नहीं वो पंजाब की पॉलिटिक्स को समझता है। पंजाब में ऐसा ही बंदा चाहिए आपको जो बाकायदा सिर्फ नाम का चौधरी ना हो बल्कि अपने अमल से भी चौधरी साबित हो। और वो ये साबित कर रहा है इन तमाम मुश्किलात से। ये जो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इनसे मुश्किलात से गुजरेगा तो वो ज्यादा कुंदन बन के सामने आएगा। और हमजा तो उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। आपको हमजा और मुनिस इलाही की बड़ी दोस्ती थी आपस में। अच्छा। वो एक दफा उससे अभी पूछा भी गया, मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी तो बड़ी दोस्ती थी। उसने कहा दोस्ती अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। मैंने हमजा को ट्वीट करके और हमजा को मैसेज करके बता दिया है कि भाई वी आर नो मोर फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कोई दोस्ती नहीं होती। मैं अपने उसमें ग्रुप में हूँ, तुम अपने में हो, लेट्स प्ले। तो वो बाकायदा उसको टफ टाइम देगा हमजा उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके चौधरी परवेज इलाही के जितने पंजाब में ताल्लुकात, राबते, और जो पहले वो चीफ मिनिस्टर रहा तो उसने हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने एक ग्रुप बनाया हुआ है छोटा मोटा। अब वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रुप है वो मजीद मजबूत होगा आने वाले दिनों में। और फिर आर्मी के साथ भी इनके ताल्लुकात बड़े पुराने हैं। आर्मी भी कभी इनसे हाथ नहीं उठाएगा। और मे भी अगर इमरान खान के हालात बहुत ज्यादा आर्मी के साथ खराब हो गए तो मे भी परवेज इलाही राब्ता बन जाए आर्मी और इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के दरमियान। और ये सूरत हाल बन रही है। एक और राब्ता है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कल अचानक से मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब आना चाहते हैं घर आ जाएं तो। और DGISPR ने तो उससे पहले कह ही दिया था कि जी उनकी हालत बड़ी ख़राब है, हम चाहते हैं कि ये आएँ। तो ये अब क्या नया ये तमाशा शुरू हो गया है? क्योंकि ये तो बड़े, आपको पता ही है, ये तो बड़े खिलाफ थे, उनकी गवर्नमेंट को कू करके हटाया था मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की। अब नहीं, मगर आप इस सवाल को ऐसे भी तो लेना कि नवाज शरीफ साहब तो खुद अपने इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया? दसो जी। बिल्कुल बिल्कुल। आरफा बाजी अस्सलाम वालेकुम। आप भी बैठी हुई हैं, खामोशी से सुन रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बातचीत सुन रही हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था, आप इसको एड्रेस कर लें तो यकीनन पंजाब की असम्बली की तरफ मैं आपको लेकर के बढ़ूंगी। यानी हम मजाक बन गए हैं दुनिया के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। आप मजाक हम हैं। और देखें एक ऐसा बंदा जो मफरूर है, जो मतलूब है, हमारे पाकिस्तान के अदालती निजाम को मतलूब है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया हुआ है और वापस नहीं आया। और उसकी जमानत किस बंदे ने दी थी? जिस बंदे ने कहा जी कोई मसला नहीं, मैं गारंटर हूँ, ही विल बी बैक।
प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत है वो, और हुकूमत को एक बंदा मतलूब है, और वो उस हुकूमत को, वो मतलूब बंदा हुकूमत को तलब करता है लंदन के, कल आप आ जाओ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ और मेरे सामने दोजानू होकर बैठ जाओ और मैं फिर बताऊंगा तुमने क्या करना है। इससे बड़ा मजाक हमारे साथ शायद और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन पता नहीं हमारे मुक्तदर हल्के, पता नहीं उन्हें हम मुक्तदर कहते क्यों हैं। अगर उनके पास अल्लाह ताला ने उन्हें कोई इक़्तिदार दे ही दिया है, उनके हाथ में कोई मुक्तदर कुव्वतें उन्हें कहते हैं, अगर कोई कुव्वत है तो पता नहीं वो क्यों उन्होंने संभाल के रखी हुई है। पता नहीं कब्र में लेके जानी है उन्होंने, पता नहीं उन्होंने और कुछ प्लाजे बनाने हैं, पता नहीं उन्होंने और कोई रिजॉर्ट खरीदने हैं, पता नहीं उन्होंने अपने बच्चों के लिए कितनी सी दौलत इकट्ठी करनी है। अब ये परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जिंदगी दे, लेकिन आप देखें कि जब तक ये हुकूमत में थे बहुत अच्छे थे, स्पीच बहुत अच्छी करते थे, इंडिया के साथ बहुत अच्छे बोलते थे, फर्स्ट पाकिस्तान उनका नारा था, बहुत अच्छा एक 7 पॉइंट एजेंडा लेके आए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस चक्की में उन्होंने खुद अपना मुंह भी काला कर लिया और अपनी पूरी टीम का भी मुंह काला कर लिया। और बिल आखिर जब उनसे पूछा गया कि ये $1.5 अरब आपके अकाउंट में कैसे आया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे गिफ्ट मिला था सऊदी अरब से। भाई गिफ्ट आप कोई आसमान से उतरे थे? आप कौन थे कि आपको गिफ्ट $1.5 अरब दे दिया सऊदी अरब ने? बिकॉज यू वर हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम, और आपके हाथ में बहुत बड़े बड़े फैसले, कुव्वते फैसला थी। आपने यकीनन कोई फेवर दी होगी सऊदी अरब को ऐसी कि उन्होंने आपके जाती अकाउंट में $1.5 अरब डाल दिया और आप अय्याशी कर रहे हैं और दुबई में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ दुबई में नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट वाशिंगटन में भी है। और आपके लिए ताज़ा खबर, ताज़ा नहीं पुरानी, आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम सुनने वालों के लिए शायद ताज़ा होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ टोरंटो में भी है, किंग सिटी में। और जेन स्ट्रीट पे आप ऊपर चले जाएं, बहुत बड़ा उनका काइंड ऑफ फार्म है जिसको मुझे उन लोगों के बारे में भी पता चला जो इसको रन करते हैं। मगर आपने उस सवाल की तरफ नहीं गए। देखिए पाकिस्तान में सूबों के दरमियान जब रिफ्ट्स क्रिएट होती हैं ना, या दो भाइयों के दरमियान अगर मुकाबला आता है तो उसको केयर किया, मुझे क्यों नहीं केयर किया। यहाँ से जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाकायदा इस पे एतराज़ किया है कि जब मुझसे डिक्टेशन लेने आते थे तब तो बड़ा वावेला किया जाता था, अब मुझसे कोई प्राइम मिनिस्टर डिक्टेशन लेने नहीं आता था, मगर अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद हिज एलाइज वो मेरे डिक्टेशन लेने के लिए नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचते हैं। उन्होंने बाकायदा अपना ये पैगाम अपनी तस्वीर, अपनी आवाज़ के साथ सोशल मीडिया पे दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं लंदन में बैठे उस बंदे का नाम नहीं लेता। मैं समझता हूँ मैं उस बंदे का नाम अपनी ज़बान पे लूँगा, मेरी ज़बान नापाक हो जाएगी, क्योंकि मैं 22 अगस्त 2017 का वो दिन नहीं भूलता जिस दिन उसने अपनी माँ को, मेरी माँ को और हम सब की माँ धरती पाकिस्तान को उसने गाली दी थी। उस दिन से मैंने अपनी ज़बान के लिए उसका नाम लेना नापाक करार दे दिया। मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन बात उसकी कर लेते हैं। उसने अगर ये एतराज़ किया है कि मेरे साथ ये सलूक क्यों नहीं रखा गया, तो उसका एतराज़ उसकी हद तक ठीक है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी स्पीच में 14 दफ़ा मुखातिब करके उसे बुरा भला कहा। हमारे उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद को 14 दफ़ा अपनी स्पीच में नाम लेके बुरा भला कहा। लेकिन नवाज शरीफ ने अब तक पाकिस्तान के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की कि हम कहें जी कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर दी है। उसका पॉलिटिकल स्टांस है, और वो पॉलिटिकल स्टांस वो पाकिस्तान में जब उसे हुकूमत से निकाला गया था तो वो उस वक्त लेके चला था कि मुझे क्यों निकाला। हाँ, उस वक्त हमारी कौम अगर वाकई नवाज शरीफ को समझती कि ये अपनी काज से सिंसियर है, तो शायद उसे जब वो इस्लामाबाद से निकल के लाहौर गया था तो शायद लाहौर पहुंचने से पहले ही इनकलाब आ चुका होता। लेकिन कौम को पता था कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कि ये सब फेक नारे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, इन्हें क्यों निकाला गया इन्हें भी पता है, और ये फिर उनके ही चट्टे बट्टे हैं, ये फिर उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे। और वक्त ने साबित किया कि आज फिर मियां नवाज शरीफ साहब उन्हीं की गोद में हैं और वो मियां साहब को वही चूसनी दे रहे हैं। तो मियां साहब ने अगर वो दिल से नारा लगाया होता तो उस वक्त लोग इनकी काज के साथ खड़े होते। मियां साहब के उस वक्त भी फेक नारे थे, मियां साहब आज भी फेक हैं। मियां साहब रियलिटी की बेस पे नहीं पॉलिटिक्स कर रहे, क्योंकि मियां साहब ऊपर से धमकियां लगाते हैं, दूसरे मियां साहब, छोटे मियां साहब शाम को वहां गेट नंबर 4 पे खड़े होते हैं। तो इसलिए मियां साहब की पॉलिटिक्स तो दिन ब दिन डाउन जा रही है। हुकूमत में बैठा होना, प्राइम मिनिस्टर होना या चीफ मिनिस्टर होना, और चीफ मिनिस्टर भी ऐसा कि आप ईवान इकबाल में बजट इजलास कर रहे हैं और कौमी जो पंजाब असेंबली की बाकायदा बिल्डिंग है उसमें स्पीकर पंजाब असेंबली अपने परवेज इलाही साहब अपना इजलास कर रहे हैं,
और वहां पीटीआई के और मुस्लिम लीग काफ के लोग बैठे हुए हैं, और दे आर जस्ट लाइक, अगर वो 160 हैं तो ये 165 होंगे, सिर्फ 4-5 वोटों का फर्क है। 150 एमपीए माने इकबाल में बैठा हुआ है, 150 एमपीए पंजाब असेंबली की असेंबली में बैठा हुआ है। ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और फिर इससे बड़ा मजाक क्या किया हमारे इलेक्शन कमीशन ने कि उन्होंने जो इमरान खान के मुनहरिफ अरकान थे, 20 जो अवाम के वोट लेके आए थे, उनको तो डी सीट कर दिया, लेकिन वो 5 जो मखसूस नशिस्तों पे आए थे उनकी जानबूझ के अपना डिस्क्वालिफिकेशन रोक के रखी हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ फेवर देने के लिए हमजा को। तो ये सारी बातें ऐसी बातें नहीं है कि हम कोई माफूकुल फितरत बातें कर रहे हैं, ये वो रियलिटीज हैं, ये वो हकायक हैं जो लोगों को सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हकायक, ये सारी ज्यादतियां, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जमा होती रहती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जब कोई मुमताज कादरी और सलमान तहसीर जैसा, अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो, लेकिन फिर ऐसे वाकयात होते हैं जब आपकी सुनवाई नहीं होती गरीब आदमी की, तो फिर वो ट्रिगर पे हाथ रख लेता है। ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये ज्यादतियां बहुत अरसे तक नहीं चलेंगी, ये लोग कौम देख रही है। इसलिए तो फिर अफवाहें आती हैं। परसों अफवाह थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ये अफवाहें क्यों आती हैं? इस वजह से आती हैं क्योंकि आपको कोई सलूशन नजर नहीं आता, लोगों को नजर नहीं आता कि हम रास्ता क्या है। रास्ता सिर्फ इलेक्शन है। अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, जितना लेट होंगे इतना हमारा नुकसान हो रहा है। आज देखें, आज फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, और अजराए मजाक लोग कहते हैं जी वो पहले 30 रुपए जो बढ़े थे पेट्रोल में वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के थे, दूसरे जो 30 रुपए बढ़े थे वो जरदारी साहब के थे, और अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो 24 रुपए आज जो है मौलाना फजल रहमान साहब के हिस्से के भी बढ़ा दिए गए हैं। लोग तो इस तरह की बातें फिर करते हैं कि ये जो किस्तों में हो रहे हैं ये एक्चुअली अपना अपना हिस्सा हर कोई निकाल रहा है। तो ये इससे बड़ी और ज्यादती पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या हो सकती है? और फिर जो वजीर खजाना साहब हैं उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। जब भी अब कौम के सामने, जब भी मीडिया के सामने आते हैं, कोई ना कोई ब्लंडर करके जाते हैं। अच्छा जी, एक सवाल मिफ्ते इस्माइल साहब ने कल नहीं बल्कि परसों, एक दिन पहले इस बात का एतराफ़ किया, असम्बली में आके एतराफ़ किया इस बात का कि सी पैक के साथ जो नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप इसकी तस्दीक भी फरमाइए और हक़ाइक़ को से हमें बाखबर भी कीजिए कि परसों उन्होंने असम्बली में इस बात का एतराफ़ किया है कि जो डील की थी या जो कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रीवियस गवर्नमेंट, नॉट इमरान खान से जो पहले की गवर्नमेंट थी, उसने एनर्जी सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उनमें बहुत सारे लूप होल्स एंड फ्लॉज थे, जिसकी वजह से इमरान खान के दौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे तो वो तो चलते रहे, मगर वो जो एनर्जी सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्योंकि उनमें फ्लॉज बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो रोके। और मिफ्ता इस्माइल इज़ फ्रॉम नून लीग, अगर उन्होंने ये कन्फेस किया तो ये तो बहुत बड़ा कन्फेशन है सर। आप यही ना दे, आप एक मिफ्ता इस्माइल की बात नहीं, आप जो इस वक्त इजलास हो रहा है बर्लिन में फैटफ का, वहाँ हमारी जो वजीर ममलकत बराए फॉरेन अफेयर्स हैं हिना रबानी खर, इस वक्त वहाँ जो पाकिस्तान को वो प्रेजेंट कर रही हैं, तो वो एक्चुअली इमरान खान की पिछले 3 साल की कारकर्दगी पे वहाँ बोल रही हैं और वहाँ फेवर चाहती हैं। तो ये सारे इनके जो बयानात हैं ये एक्चुअली अल्टीमेटली इमरान की फेवर में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में जाके क्या आया कि रशिया का जो इमरान का दौरा था वो उसका जाती नहीं था, ऑन बोर्ड थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, और ये हमारा पाकिस्तान का एक मुतफिका फैसला था, कौमी फैसला था, और उसका दौरा जो भी था उसी का बैकलैश आया है कि अमेरिकन ने अब बैठ के सोचना शुरू कर दिया है कि ये शायद हमसे गलत हो गया है, ये डोनाल्ड लू और ये सारा कुछ हम जो कर बैठे हैं ये शायद गलत हो गया है। और उसकी वजह से उन्होंने, ज़ाहिर है एक साइफर तो वो होता है ना जो हमारे एम्बेसडर के थ्रू पाकिस्तान आता है, हमारे इस कहने में इसमें कोई वो नहीं है, हमें नहीं होना चाहिए कोई डर खतरा खौफ कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से अपने बाहर जो राब्ते हैं वो भी हैं, तो वहां से कोई ऐसा क्वेश्चन है और उनके पास पहुंचा है कि हाँ जी ये बिलावल जो कह के गया है ये क्या है, उसी घबराहट का नतीजा है कि DGISPR को दोबारा कहना पड़ा है कि कौमी सलामती कमेटी में ये हुआ था। भाई एक बात एक दफा खत्म हो गई, आप दोबारा उस बात को क्यों छेड़ रहे हैं? और जब आप छेड़ेंगे तो फिर दूसरे दिन शीरी मिजारी जैसी ढीठ औरत आके बैठ जाएगी मीडिया के सामने। शीरी मिजारी ने आके फिर दोबारा बात रिपीट कर दी है। शीरी मिजारी को इस उम्र में आपने और कितना खराब करना है? आपने उसको अरेस्ट कर लिया, आपने उसके
वारंट निकाल दिए 1972 के केस की, जब वो 8 साल की थी। आपने उसकी बेटी को बेचारी को गली गली जलील करवा दिया। आपने उसका मोबाइल छीन के सारा मोबाइल छान मारा कि इसके अंदर क्या सीक्रेट है। और इससे ज्यादा शीरीन मिजारी को आपने क्या करना है। और शीरीन मिजारी पहली दफा खुल के सामने आई है। वाकई लगा है किसी को कि ये कोई बलोच खानदान की औरत है, और उसने वाकई इमरान खान के साथ खड़े होकर प्रूव किया है कि हाँ, मुझे जो जिस काम के लिए मैं पीटीआई ज्वाइन की थी, मेरे वाकई मेरे मेटल में कोई प्योरिटी है। और उसके साथ दूसरा बंदा असद उमर साथ बैठा हुआ था। असद उमर ने इस पे भी बात की, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी पे भी, और असद उमर ने इकोनॉमी भी बात की। और अब तक इमरान खान को जो अच्छे उसको ग्रुप में लोग मिल रहे हैं, आप देखें ये पिछले 3-4 महीने में इमरान खान को एक एक बंदा उसका जो है वो उसका प्योरिफिकेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल असद कैसर इसमें से प्योरीफाई होकर निकला है, कासम सूरी प्योरीफाई होकर निकला है इस सारे इशू में। शाह महमूद कुरैशी, सबसे बड़ा रोल शाह महमूद कुरैशी का था। अगर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन ऑफिस में उस मुरासले को दबा लेते तो शायद ये बात यहां तक ना पहुंचती। शाह महमूद कुरैशी जब तक जहांगीर तरीन पार्टी में था तो शाह महमूद कुरैशी पे उंगलियां उठती थी। अब जहांगीर तरीन और अलीम खान चले गए तो शाह महमूद कुरैशी भी खुल के खेलना शुरू हो गया। उसे यकीन हो गया कि अब मैं ही वाइस चेयरमैन हूं इस पार्टी का और मुझे काम करना है सिंसियरली, और मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये जो जितनी प्योरिफिकेशन हो रही है ये इमरान खान की फेवर में हो रही है। इमरान खान को पता चल गया कि पंजाब में उस्मान बुज़दार वाज अ फेलियर। अब उसने इमरान खान ने पंजाब को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया है। इमरान खान को जितने लोग थे, फॉर एग्जांपल वो शहजाद अकबर, वो दैट वाज अ फेलियर, वो फारिग हो गया। तो इमरान खान के लिए बेहतरी हो रही है। ये 20 जो उसके लोटे थे वो उसके साफ हो गए। तो मेरे ख्याल में तो फ्यूचर जो है इस वक्त मुझे नजर जो आ रहा है वो इमरान खान का नजर आ रहा है। लेकिन हम वो कहते हैं जो और भी कुछ लोग हैं, आप भी एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े, लेकिन और जो हमारे कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री को जितना इसने नाराज किया हुआ है लगता नहीं है कि वो इसको आने देगी। तो अच्छा, ये जो बात है ना कि लगता नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि लगता नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले लगती नहीं है लेकिन बाद में हो जाती हैं। ये इमरान खान वो बंदा है जिसके बारे में जो वो थे अपना नजूमी थे, हाथ देखने वाले थे, उन्होंने कहा था तुम्हारे हाथ में प्राइम मिनिस्टरशिप की लकीर ही नहीं है। अच्छा। और हम में से बहुत सारे इस बात पे इस हद तक यकीन रखते थे कि हाँ वाकई नजूमियों की बात तो गलत नहीं हो सकती, ये बेशक जितना मर्जी है जोर लगाता रहे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और फिर एक दफा बन गया ना ये। तो ये चीजें बहुत सारी लगती नहीं है, हो जाती हैं। लेकिन इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप से एक बड़ी काज, एक बड़ा एक लार्जर देन लाइफ जिसको कहते हैं ना, वो फिगर बन गया है। अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, लेकिन उसकी पीटीआई, उसकी काज और उसने एक जो लोग अपने गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं, एक उसका क्लाउड बन गया है। वो शायद उस क्लाउड का खौफ है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जब पता चलता है कि इमरान खान कहीं मीडिया पे आ रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उनकी नींद उड़ जाती है। आज इस वक्त भी आप देखें कि इमरान खान जो ही आने आता है और शायद ARY और बोल के अलावा कोई उसे दिखा भी नहीं रहा। ARY लोगों को यकीन होता है कि ARY पे इमरान खान आ रहा होगा। जो ही कहीं से लोगों को पता चलता है कि इमरान खान आने आ रहा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चाहे जलसे से खिताब करता है, चाहे मीडिया से टॉक करता है, चाहे सोशल मीडिया के जुम्मा 8 दिन यूट्यूब शुरू किए हुए बच्चे यूट्यूबर्स के साथ बैठ के बात करता है। आप पाकिस्तान में TRP रेटिंग देख लें, ओवरऑल जितने लोग उस वक्त टेलीविजन देख रहे होते हैं उसमें 60% फौरन स्विच हो जाते हैं ARY पे। और उन लोगों को ये भी पता होता है कि ये अपनी स्पीच दोहरा रहा है, बार बार वही कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, बार बार वही बात करता है जी कि डोनाल्ड लू ने ये किया। सारी उसकी गुफ्तगू लोगों को ज़बानी याद हो चुकी है, लेकिन लोग फिर सुनते हैं उसकी बात, फिर सुनते हैं। तो ये इमरान खान की मकबूलियत की वजह है, और उस मकबूलियत की रिपोर्ट्स और सर्वेज अमेरिका के पास पहुंच रहे हैं। अब इमरान खान, अमेरिका के लिए सिर्फ ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने यह कह दिया है कि रशिया का दौरा जो था वो हमारा कौमी एक फैसला था, इमरान का जाती नहीं था। एक तो उनके लिए ये हो गया कि ये क्या हमें गलत रिपोर्ट दी गई और हमसे एक गलत काम हो गया। दूसरा, उन्हें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पब्लिक में सबसे ज्यादा पॉपुलर इमरान खान है। तो ये जो पब्लिक का प्रेशर है उसे आप किस तरह फेस करेंगे? तो इसलिए अमेरिका अब इस वक्त यू टर्न बनाने का सोच रहा है। और यू टर्न मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है, बज़ाहिर लोग कहते हैं कि कोई चीज नजर नहीं आती, मैं समझता हूँ, ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है, पता नहीं सही होती है या गलत होती है, कल के बाद कल है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब, मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि जरदारी साहब नून लीग के साथ मिलकर नून लीग को तबाह करेंगे।
जरदारी साहब, आपको याद होगा जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव हो रही थी, अभी नो कॉन्फिडेंस अप्रूव नहीं, पास नहीं हुई थी, तो जरदारी साहब ने एक इनकी मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा हेलो प्राइम मिनिस्टर हाउ आर यू, शहबाज शरीफ को कहा, जानबूझ के उसे हवा देने के लिए कि तुम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसे हेलो प्राइम मिनिस्टर कह के मुखातिब किया। और फिर सामने से राना सनाउल्लाह साहब आए तो उसने कहा हेलो इंटीरियर मिनिस्टर हाउ आर यू। अभी हुकूमत उनकी नहीं बनी थी, लेकिन जरदारी साहब ने जानबूझ के राना सनाउल्लाह को इंटीरियर मिनिस्टर कह दिया, क्योंकि जरदारी साहब चाहते थे कि राना सनाउल्लाह साहब जैसा बंदा ही इंटीरियर मिनिस्टर बने, और राना सनाउल्लाह साहब जैसे बंदे से ही उन्हें यकीन था कि वो इस तरह की सख्ती पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ करा सकेंगे, और उन्हें ये पता था कि राना सनाउल्लाह ही करेगा। और राना सनाउल्लाह ने आज फिर स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि अगर ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो कौन सा इनका वो है ब्रिज जहां से बुरहान इंटरचेंज पे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंतहाई शानदार इंतजाम मैं करूंगा इनके इस्तकबाल के लिए अगर इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे तो वो जरदारी साहब ने जो जिस तरह उनकी चाबी भरी थी वो बिल्कुल पूरा काम कर रही है, और राना सनाउल्लाह साहब वही काम कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब आज भी पंजाब भर में, आप मुनिस लाई की, परवेज लाई की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख लें, वो ये कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोगों के खिलाफ ये मुकदमे कर रहे हैं और बेतुके मुकदमे किए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। जरदारी साहब चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून पीटीआई के खिलाफ इतने गलत इकदाम करें, इतना उनको तंग करें कि एक तो पीटीआई कमजोर हो, जाहिर उसके लोग जो भागने हैं, कमजोर लोग भाग जाएंगे तो पार्टी कमजोर हो जाएगी ना पकड़ दकड़ से और गिरफ्तारियों से। एक तो पीटीआई कमजोर हो, दूसरा बदनाम मुस्लिम लीग नून हो, और मुस्लिम लीग जब बदनाम होगी तो पब्लिक में उसका इमेज खराब होगा और पब्लिक में उसके वोट भी कम होंगे। तो जब ये दोनों कमजोर हो जाएंगे और जब वो समझेंगे कि मुस्लिम लीग नून को अब मैंने बिल्कुल किनारे लगा दिया है, अब वो उनकी ताकत नहीं रही, तो ऐन उस मौके पे जरदारी साहब, रियाज मलिक साहब जैसे दोस्तों के जरिए इमरान खान के साथ आके मिलके बैठ जाएंगे। और सियासत में जरदारी साहब कहते हैं कि ये जो मुआहदे होते हैं ये कोई कुरान हदीस नहीं होती। और इमरान खान उस वक्त तक इतना कमजोर हो जाएगा कि आज जो इमरान खान कहता है कि ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन एक वक्त आएगा जब इमरान खान देखेगा कि मेरी पार्टी तितर बितर हो रहे हैं लोग, कमजोर हो रही है पार्टी, और इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि मैं अकेले हुकूमत नहीं बना सकता, तो उसने इमरान खान ने कहना है कि जी बड़ी बुराई से छोटी बुराई बेहतर है, अस्सलाम वालेकुम बिलावल भुट्टो, यू सेव्ड मी फ्रॉम दैट रशियन एंड दिस एंड दैट, हिना रबानी ने मुझे फलां जगह हेल्प की, बिलावल ने ये की, और ये तरक्की पसंद हैं, मॉडर्न लिबरल सोच है इनकी, हम तो बहुत करीब हैं, और बीबी के साथ मेरी ऑक्सफोर्ड में मीटिंग हुई थी, फलां जगह अमेरिका में हुई थी, और हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं, और एक्चुअली जरदारी भी एक लंबी लिस्ट बना लेगा नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ, तो मैं तो नहीं चाहता था आपके खिलाफ, उन्होंने ये किया वो किया। तो ये अल्टीमेटली देखिएगा कि जरदारी साहब जब समझेंगे कि नून लीग का कबाड़ा हो चुका है तो उस वक्त वो रास्ता निकालेंगे, और सियासत में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और इमरान खान अगर तो स्ट्रांग रहा तो कभी भी जरदारी के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कमजोर हो गया पॉलिटिकली तो इमरान खान के पास भी और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो जरदारी के साथ हाथ मिला ले। और जरदारी साहब मौज करेंगे जिस तरह आज उनके बेटा साहब वजीर खारजा हैं, कल इलेक्शन के बाद कोई पता नहीं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो और वजीर खारजा फिर बिलावल हो। इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब ने कहा जरदारी साहब ने कहा एक जरदारी सबसे यारी। जरदारी साहब ने ये खुद अपने मुंह से कहा है, उन्होंने कहा है एक जरदारी सबसे यारी। तो ये सबसे यारी जो है ये बस घूम फिर के देखिएगा कहाँ आती है। ठीक है, ये हम कुछ कॉल्स लेते हैं फयाज भाई, कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं तो हम कुछ कॉल्स लेते हैं आपके लिए। और ये बताते चले कि 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है, 4166201778 पे कॉल करके आप फयाज विलाना से बात कर सकते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम खालिद मीर है। जी खालिद भाई, मैं एक सवाल इनसे कहना चाहता हूँ कि ये अब तक हम जो है ये जनरल ग्रेसी वाला बिहेवियर क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? ठीक है, हाँ जी दसो। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना यह है कि आर्मी का इतना अमल दखल क्यों ज्यादा है, हम क्यों नहीं कर सके जी। तो उसकी वजह यह है कि हम जब पाकिस्तान बना था तो हम एक कमजोर मुल्क थे, छोटा मुल्क थे, हमें आर्मी की जरूरत थी अपने उसके लिए दिफा के लिए। और फिर वक्त गुजरते गुजरते हमारे हुक्मरान नालायक नाअहल हुक्मरान थे, उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने हाथ में दे रहे हैं, तो ये एक दिन ये जो हमारे लोग मुहाफिज हैं, हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, ये एक दिन ये आएगा कि हमें अपने
ब्यूरो ग्रेड 17वें ग्रेड का एक एसी और एक सेक्शन अफसर भी लगाने के लिए उनकी समरियां वेट करानी पड़ेंगी DGISI से। ये हमारे हुक्मरानों की कमजोरी, नालायकी और नाअहली है कि वो हमारे सर पे चढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उनका काम सिर्फ सरहद पे खड़ा होना और वहां सरहदों की हिफाजत करना है। इससे ज्यादा हमने, फॉर एग्जांपल ISI जो बनी थी तो वो बेसिकली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस थी। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के अंदर की अंदरूनी जो इंटेलिजेंस थी उस पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये देखा कि जब प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच से और IBC इंटेलिजेंस ब्यूरो से नहीं मिलती थी तो उन्होंने कहा जी कि ISI के अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं, पॉलिटिकल सेल उसका नाम होगा, और वो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी जो मुल्क में हो रही है उसकी रिपोर्ट देती रहेगी। तो बेसिकली ये एक छोटा सा सेल बनाया गया था ISI के अंदर, और फिर देखते देखते वो सेल इतना बड़ा अजदा बन गया कि इस वक्त ISI का काम सिर्फ लगता है कि सियासतदानों पे नजर रखना है। अपने उन्होंने इंटरनल उसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी इदारों को जिम्मेदारियां दे दी हैं, और ISI ने टोटली जिम्मेदारी इसकी पॉलिटिकल की ले ली है। और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और उसमें चले गए ISI वाले, वहां उन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ा नाम कमाया, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी कौम ही है, उसमें पाकिस्तानी लोग हैं और पाकिस्तानी लोग इंतहाई ज़हीन हैं, इंतहाई समझदार हैं, इंतहाई हार्ड वर्किंग हैं। उन्होंने हार्ड वर्क किया और अपना नाम मनवाया। अब ये नालायकियां जो हैं ये तो हमारे हुक्मरानों की हैं। फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब से अगर कोई पूछे कि भाई आपको कोई कह रहा है कि आप वेट कराएं समरियां, तो आप क्यों करा रहे हैं? दूसरी तरफ इमरान खान, लोग कहते हैं जी कि आप इमरान खान के हक में बोलते हैं। अब मुझे बताएं मैं इमरान खान के हक में बोलूं कि ना बोलूं? कि जब DGISI का तबादला उन्होंने इमरान खान से पूछे बगैर किया तो इमरान खान खड़ा हो गया, उसने कहा भाई DGISI अगर मेरे अंडर है तो मुझसे पूछ के करें। मैंने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि वहां आपको हम स्मूथ ट्रांजिशनिंग होगी, हम आपको वहां से निकलने में हेल्प करेंगे, और हमारी ISI वहां हेल्प कर रही है कि वो खैर खैरियत से यहाँ से निकल जाएं। और जितने वहाँ अमेरिकन आर्मी के और उनके जो मुआवन कार थे और राब्ता कार थे उनको भी हम खैरियत से यहाँ से निकाल देंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद के 3 होटल, मैं नाम लेके आपको बताता हूँ, बेस्ट वेस्टर्न होटल, इस्लामाबाद रेजेंसी होटल और मार्गला होटल, पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो चुके हैं, 100% बुक है। UN का इदारा है IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, उनके पास बुक हैं। एक त्यारा कल आ रहा है वैंकूवर 330 अफगानी मुहाजिरों को लेके इस्लामाबाद से। मेरे पास एक एक उनके त्यारे की पूरी एग्जैक्ट मैं नंबर्स आपको दे सकता हूँ कितने लोग वहां से आ रहे हैं। और वो वहां कई लोग 6-6 महीने से उन होटलों में ठहरे हुए हैं। 2 हफ्ते पहले एक त्यारा, चार्टर त्यारा अफगानियों का कनाडा आया। एयरपोर्ट पे जब पहुंचे और एयरपोर्ट पे हमारी कैनेडियन हाई कमीशन का स्टाफ मौजूद था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का स्टाफ मौजूद था, यूनाइटेड नेशन का मुतलका स्टाफ मौजूद था, FIA वाले मौजूद थे। जब जहाज में सवारियां डालने लगे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक कपल के साथ एक न्यूली बॉर्न बेबी है। उन्होंने कहा जी ये रात को पैदा हुआ है। जिस रात को चार्टर्ड त्यारा आना था उस रात को एक बच्चा पैदा हो गया। एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खड़े खड़े उन्होंने कहा इसका नाम क्या है, हम अभी आपको पेपर बना देते हैं, इसके वीजा यहाँ एयरपोर्ट पे इसका लगाते हैं। उन्होंने कहा नाम क्या है, तो बच्चे के जो माँ बाप थे वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। उन्होंने कहा अभी तक तो हमने इसका नाम रखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप नाम नहीं रखोगे तो हम इसका वीजा कैसे लगाएंगे कनाडा का। फिर वहां खड़े खड़े बच्चे का नाम रखा गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। खड़े खड़े वहां कैनेडियन हाई कमीशन का स्टाफ वहां मौजूद था, खड़े खड़े उस पेपर पे उसका वीजा लगाया गया और वो बच्चा फिर उस चार्टर्ड त्यारे में यहाँ पहुंचा। इतनी बड़ी तादाद में हम उनकी खिदमत कर रहे हैं अफगानियों की, और अफगानियों के जितने इत्तेहादी थे। ये एक एग्जाम्पल मैंने दी। इसके अलावा वहां पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का निकलना। इमरान खान ने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है अमेरिका को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जनरल फैज हमीद जो DGISI वो सारा लुक आफ्टर कर रहा है। आप अचानक मुझे बताए बगैर DGISI चेंज कर देते हैं। अब नया बंदा जो आएगा उसे 2 हफ्ते तो चीजें समझने में लगेंगी। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? और इमरान खान का एक जेन्युइन स्टांस था और इमरान खान खड़ा हो गया। लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस बात को माइंड कर गए, और फिर इमरान खान ने अपनी बात मनवा के छोड़ी। कुछ उनकी मानी गई, कुछ इनकी मानी गई, लेकिन सिविल सुप्रीमेसी का आगाज उस दिन से हो जाना चाहिए था अगर ये सारे खड़े हो जाते इमरान खान के साथ। लेकिन क्योंकि हमें हर बंदा अपने पेट से आगे, अपनी नाक से आगे नहीं देखता, इसलिए इन्होंने फिर कुछ नहीं किया, उसकी हेल्प नहीं की, कोई उसको सपोर्ट नहीं किया। सिविल सुप्रीमेसी उस दिन फारिग हो गई थी, और सिविल सुप्रीमेसी उस दिन फारिग हुई है अब जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ठीक है आइंदा हम 17वें 18वें ग्रेड का जो अफसर लगाएंगे उसकी भी समरी आप वेट करके भेजेंगे।
डैम फयाज, हमको एक कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। जो कॉलर्स मेरे साथ हैं वो वैसे ही रहे। और फयाज भाई, इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें, ये तो दोनों शहजादे जो हैं ना, ये टुन्नों के बैठते हैं जब आपकी बातें सुनते हैं, आपकी बातें इतनी मशहूर कुन हैं, और जब वो इनसाइड स्टोरीज मिलती हैं तो वी हैव टू टेक 2 commercial breaks in between the hour to look after the expense.